बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपका पहले लेक्चर जो था क्लोरीन के मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में था, आपने क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आपने टच किया है। और ड्यू टू कोरोना वायरस आप अभी हाल फ़िलहाल आपकी रेगुलर स्टडी सस्पेंडेड है। कोई बात नहीं, हम उससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको वो टॉपिक्स जैसे आप क्लासेस में पढ़ते हैं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा और बेहतर आपको वो टॉपिक्स बताए जाएं, फैक्टर्स बताए जाएं। तो आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करता है और उनके फैक्टर्स क्या होंगे, वो कंडीशंस क्या होंगी, प्रोडक्ट्स क्या आएंगी। इन रिएक्शंस को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक एक रिएक्शन को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। उम्मीद ये की जाती है आपको समझ में आ जाएंगे। और जहाँ आपको डिफ़िकल्टीज़ हों, आप जैसे मेरे साथ राब्ते में है व्हाट्सएप पे, और वैसे ही आप कांटेक्ट में रहेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। आपको पता है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन अंडरगोस, याद रखिएगा, क्लोरीन कर सकता है रिएक्शंस। वो एक तरफ मतलब एक टाइप के नहीं हैं। अंडरगोस फॉलोइंग रिएक्शंस मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से, फॉलोइंग मेथड्स के ज़रिए, फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शंस क्लोरीन कर सकता है। क्लोरीन में ये रिएक्शंस हो सकते हैं। इनमें अगर हम बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस को लें, रूटीन के रिएक्शंस को लें, तो इनमें सबसे पहले रिएक्शंस जो होंगे वो कौन से हैं? दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नंबर 2, दूसरे रिएक्शंस जो ये करता है वो हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरी टाइप इनके रिएक्शंस की कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। थर्ड टाइप जो इसकी होगी वो कौन सी होगी? दे आर कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस। अब आपकी बुक में पहले ये हैं, ये उसके बाद ये हैं, ये थर्ड टाइप है। और उसके बाद फोर्थ टाइप एक स्पेशल रिएक्शन होगा, ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ये हैं 4 अलग अलग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि क्लोरीन के अंदर होते हैं, या क्लोरीन इन रिएक्शंस को प्रोसीड करता है डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट मतलब प्रोडक्ट्स देता है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्लोरीन के मतलब पहला रिएक्शन है वो कौन सा है? वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस, इनको आप क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? आपको पता है ऐसे रिएक्शंस जिनमें कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम उसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी दोज रिएक्शंस इन विच, ऐसे तमाम तर रिएक्शंस के जिनमें इन विच एन एटम और ग्रुप, कोई एटम या एटमों का ग्रुप क्या करता है? लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई एटम ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोसेस के दौरान लूज करे। ठीक है ना, तो फिर इन रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है, क्या वो लूज तो करेगा इलेक्ट्रॉन्स,
लेकिन लूज क्या करेगा? अपने आप लूज कर देगा, बस ऐसे ही फालतू में लूज करेगा? नहीं, जब वो किसी अपने से ताकतवर एटम को, याद रखिएगा, लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन तो वो लूज करेगा ही, टू किसको लूज करेगा? टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप, यानी अपने से ताकतवर एटम को वो इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव एटम को देगा, या फिर किसी ग्रुप को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लूज करेगा। ये लूज करने का यहाँ मतलब ये होगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, लूज कर देगा, तभी ऑक्सीडेशन उसके अंदर होगी। ऐसे नहीं है बस वो अपने आप ही लूज करता रहेगा, ना कोई उसे गेन करे ना कुछ, तब भी वो लूज करता रहेगा, इस तरह नहीं है। वो किसी न किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को या ग्रुप को इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इस प्रोसेस को, इन रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहेंगे। और वो एंड दैट एटम, और वो एटम और ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, क्या करता है? गेन्स, क्या करेगा? गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, किसी से इलेक्ट्रॉन छीनता है, लेता है, गेन करता है, ठीक है। कब? ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, रिएक्शन के दौरान कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इज कॉल्ड, इसको आप क्या कहेंगे? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो आप उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एटम या एटमों का ग्रुप, ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहां ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्लोरीन का रोल क्या है? लूज करने वाला रोल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला रोल होता है। क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज या क्लोरीन कैन गेन, ये गेन कर सकता है, और ऑक्सीडाइज या फिर ऑक्सीडाइज कर सकता है मैनी मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स को, एज वेल एज नॉन मेटल्स, मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करेगा और नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राउंड अबाउट अगर हम लें तो ये 3 बनती है। कितना बनती है? 3 बनती है। इसका कोई यूनिट नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इट एक्ट्स एज ए टिपिकल, देखें टिपिकल का मतलब आप समझते हैं, इट इज ए टिपिकल नॉन मेटल। मैं थोड़ा सा इसको पिक आपको क्लियर आ जाए, इट इज ए टिपिकल नॉन मेटल। याद रखें, जितना कोई एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, वो गेन करेगा वो एक्सेप्ट करेगा, और जो उससे कम ताकतवर होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
तो ऐसे रिएक्शंस को जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहा जाता है, मतलब एक लूज करे और दूसरा गेन। अब लूज कितने करेगा कोई एलिमेंट, जो उसकी वैलेंसी होगी, और जितनी वैलेंसी होगी उतना लूज करेगा, उतनी उस पर चार्जेस आएंगे प्लस में। और जो गेन करेगा, कितने गेन करेगा, जितनी उसकी वैलेंसी होगी, और उतने ही उसके ऊपर कौन सी चार्जेस आएंगी, नेगेटिव चार्जेस आएंगी। तो अब हम इसी को देखते हैं, क्लोरीन मेटल्स को, नॉन मेटल्स को किस तरह ऑक्सीडाइज करता है। आपके पास बुक मौजूद है, उसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रिएक्शन जिंक का है। जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसकी वैलेंसी है। आप देखें क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम एक और इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आप यहां देख सकते हैं जिंक 2 लूज करने के बाद 2+ में चेंज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया जिंक। याद रखें जिंक क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीडाइज हो गया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए, -1। एक क्यों आया चार्ज, क्योंकि एक गेन कर सकता है, ये ज्यादा नहीं कर सकता, एक गेन करेगा ऑक्टेट पूरा। क्लोरीन कितने हैं यहां पर देखें, 2 हैं, तो 2 देखें -2, ये देखें -1 × 2 -2, यहां कुछ भी नहीं, मैंने आपको बताया था 1, इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। तो यहां जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और क्लोरीन जो है वो उसने जिसने गेन किए हैं वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अगले को ऑक्सीडाइज किया, इसको ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया, तो यहां कंपाउंड जो आपको मिला जिंक क्लोराइड। यहां हर रिएक्शन में यही होगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा -1 में, बाकी जितने उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने क्लोरीन उठा लें, आपकी इक्वेशन बनती जाए। अब देखते हैं कॉपर की मिसाल, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन आसानी से जैसे जिंक से लेता है इसी तरीके से इससे भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +2 चार्ज आ जाएगी, क्लोरीन 2 एटम हैं, 2 गेन करेंगे, ये क्या बना लेंगे, कॉपर क्लोराइड। क्या बना लेंगे, कॉपर क्लोराइड। आप देख सकते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और इस तरीके से ये क्लोराइड में चेंज हो गया। उसके बाद हम देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का आपको पता है, फास्फोरस की वैलेंस 15 एटॉमिक नंबर है, वैलेंसी 5 है। 2 फास्फोरस के एटम उठाएं, 5 क्लोरीन के एटम उठाएं, क्योंकि एक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 के पास कितने होंगे, 10। तो यहाँ क्लोरीन, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्लोरीन मिलता है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब देखें फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, 5 एटमों को, फिर दूसरे ने 5 लूज किए, मजीद 5 को आप 10 ले रहे हैं, यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल आप 5 उठा रहे हैं, तो ये बना लेगा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्या बना लेगा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बना लेगा, ये इसका कंपाउंड होगा फास्फोरस का। आप देख सकते हैं पांचों के पांचों जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे फास्फोरस ने लूज कर दिए, और क्लोरीन ने क्लोरीन ने उतने गेन कर लिए। अब आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, इसकी वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है हर एक की। तो आपको पता है हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस इसके कंप्लीट होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ पर ये इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। आप सब में जिस पे देखे प्लस चार्ज आ रही हैं, समझे वो ऑक्सीडाइज हुआ है। अब यहाँ क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब गेन कर रहा है, इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है। खुद क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। खुद क्या हो रहा है,
रिड्यूस हो रहा है, उसमें रिडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, और बाकी एटमों में से गेन कर रहा है, उनमें ऑक्सीडेशन हो रही है। जिस पर प्लस चार्ज आए उस पे उसके अंदर ऑक्सीडेशन, जिस पर माइनस आए उसमें रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइज करने वाला है, तो इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन सारे रिएक्शंस में इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो यहां क्लोरीन का रोल क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक मॉलिक्यूल हमने उठाया, और ये मॉलिक्यूल किसका है? दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन गैस, इथीन गैस का, जिसमें आप देख सकते हैं कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। याद रखें डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड और दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये दो बॉन्ड्स मौजूद हैं। यहां पर हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी एटम डायरेक्ट एड होता है, ये मॉलिक्यूल हैं। क्लोरीन के अक्सर रिएक्शन यूवी लाइट की मौजूदगी में होते हैं। तो यहां देखें क्या हुआ कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल टूट गया। देखें क्लोरीन का क्लोरीन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर था ना, यूवी लाइट ने, फोटॉन्स ने क्या किया? फोटॉन ने इसको मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। अब हमें दो एटम मिल गए फ्री रेडिकल की शक्ल में, फ्री एटम्स की शक्ल में, जिनको आप क्या कहते हैं? क्लोराइड रेडिकल्स। क्या कहेंगे? क्लोराइड रेडिकल्स कहेंगे। ये बनते हैं, मैं इसको फिर बता रहा हूं आपको। क्लोरीन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड था, लाइट मिली, फोटॉन्स ने एनर्जी दी, इन्होंने जज़ब किया, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुए, बॉन्ड टूट गया, और अब इन रेडिकल्स ने कहां पर अटैक करना है? देखो ये सीधा सीधा यहां पर आते हैं, अटैक करते हैं। कौन से बॉन्ड पे? पाई बॉन्ड पे। और ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। कौन सा बॉन्ड टूटता है? पाई बॉन्ड टूटता है। और पाई बॉन्ड टूटने के बाद हर कार्बन को अपना एक एक क्या मिल गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन का पाई बॉन्ड में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनको अनपेयर्ड ही कंसीडर करते हैं, वैसे पेयरिंग होती है लेकिन हम इसको अनपेयर्ड कंसीडर करते हैं। वीक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, पढ़ा हुआ है आपने। तो ये बॉन्ड टूटा, हर कार्बन को अपना एक एक पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला। इन्होंने क्या किया? पाई इलेक्ट्रॉन्स ने, जब ये पाई बॉन्ड टूट गया, क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सा बॉन्ड बना दिया? सिग्मा बॉन्ड। अब आप देख सकते हैं यहां पर हम इसका नाम अब इथीन नहीं लिखेंगे, क्लोरीन ऐड होने के बाद अब इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरोइथेन, या अगर पूरा नाम लिखना चाहें तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन, ये होगा 1,2-डाइक्लोरोइथेन। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं क्या हुआ है, वेरी सिंपल। सिर्फ और सिर्फ देखिए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटा है। पाई बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुए, और क्लोरीन के पास तो था ही एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या किया? पेयरिंग कर ली। तो एक पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला टूटा, दो यहां पर कौन से बॉन्ड बने? सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड बने। याद रखिएगा, जहां एक पाई बॉन्ड टूट जाए और दो सिग्मा बॉन्ड उसी कंपाउंड के अंदर बन जाए, नहीं बन जाए, और उसमें मजीद फर्दर मतलब और एटम ऐड हो जाए। देखें इथीन में पहले क्लोरीन था, नहीं था ना, दो क्लोरीन ऐड हो गए, तो एटमों की एडिशन किसी मॉलिक्यूल के अंदर हो उसको भी एडिशन रिएक्शन कहोगे। या फिर सिंपल केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन है किसकी? एडिशन रिएक्शंस की, वो कुछ इस तरह से है कि ये ऐसे रिएक्शंस के जिनमें एक पाई बॉन्ड टूटे और दो सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएं, इन रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे इनको?
एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये एक रिएक्शन मैंने आपको अभी बताया है जैसे, तो इनकी डेफिनेशन भी एडिशन रिएक्शंस की लिख लें ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि एडिशन रिएक्शंस क्या हैं, कैसे होते हैं। अभी आपने समझा इस चीज़ को, फिर रिपीट करके आप देख सकते हैं इसी रिएक्शन को, यानी दोज रिएक्शंस in which atoms or groups are simply added। ऐसे मतलब रिएक्शंस के जिनमें किसी और कंपाउंड के अंदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स ऐड किए जाएं। ये तो रफ डेफिनेशन है, सिंपल सी, अगर आपको याद रखनी है। असल डेफिनेशन ये है जो अभी आपने पढ़ी, कौन सी थी? दोज रिएक्शंस, ऐसे तमाम तर रिएक्शंस इन विच, के जिनमें क्या होगा कि वन पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड जो है वो क्या होगा? ब्रेक्स अप, ये टूटता है, ब्रेक्स अप, एंड टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स, दो नए सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स जो हैं वो क्या हूं? बॉन्ड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इन रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे? इन रिएक्शंस को आप एडिशन रिएक्शंस कह सकते हैं। याद रखिएगा, एक पाई बॉन्ड टूटे, दो सिग्मा बॉन्ड्स बने, आपको एग्जाम्पल बताई थी। हम अभी इनकी और एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखते हैं। कहीं इस तरह भी हो सकता है कि पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ लोन पेयर है, वहां भी अगर दो सिग्मा बॉन्ड बन जाए तब भी एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तब भी एग्जाम्पल देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, ये देखो, ये तो इसने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है इसके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। सिंगल में देखें, पेयर टूट जाता है, एनर्जी मिलती है। क्लोरीन को यूवी लाइट अक्सर इसकी मौजूदगी में ही रिएक्शन करता है क्लोरीन, तो क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्ट मिला कार्बन के साथ। क्लोरीन का तो होता ही एक अनपेयर्ड है, तो इन्होंने इसके साथ पेयरिंग कर ली। अब यहां पर इन्होंने कौन सी गैस बना दी? फॉस्जीन गैस बना दी। कौन सी गैस बना दी? फॉस्जीन गैस। यहां पर ये लोन पेयर समझो पाई बॉन्ड का रोल प्ले करता है, लेकिन ये टूटा तो यहां पर भी तो दो सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं ना। ये देखो, ये एक सिंगल बॉन्ड ये है, मैं इसको मिटा के फिर लिखता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको। यहां पर भी वही है, सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, बाकी डबल बॉन्ड जहां पर भी हो वहां एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर एटम डायरेक्ट ऐड हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड में और यहां दो सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हुए, तो क्लोरीन ये एडिशन रिएक्शन भी कर सकता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर आप इसका रिएक्शन देखें, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ SO2 के साथ क्लोरीन रिएक्शन करेगा और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा SO2Cl2। ठीक है, SO2Cl2 ये आमतौर पर सल्फर डाइऑक्सी क्लोराइड कहलाता है। तो ये बनाएगा और इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएंगे। यहाँ पर भी वही सेम तरीका आपको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड में दो पाई बॉन्ड मतलब मौजूद हैं, ऑक्सीजन की वजह से क्लोरीन आपने लिया, रिएक्शन करवाया। अब देखें ये प्रोडक्ट आपको दे देगा SO2Cl2 की शक्ल में, गैस की शक्ल में। तो ये प्रोडक्ट इसके एडिशन प्रोडक्ट
कहलाएगी। तो आप देखें यहां पर भी क्या हुआ कि एक जनरली आप पाई बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो यहां उसके बरक्स आप यहां पर देख सकते हैं क्या बन रहा है, इसके जनरली दो क्या बन रहे हैं यहां पर। ये मैं स्ट्रक्चर दोबारा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ एक तो बॉन्ड रहता है, एक बॉन्ड अलबत्ता इसका ब्रेक हो जाता है, तो SO2Cl2 गैस बन जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं क्लोरीन ने दो नए सिग्मा बॉन्ड्स बना दिए, तो इस वजह से आप इस रिएक्शन को भी आप जनरली कौन सा रिएक्शन कहेंगे, इसको आप कहेंगे एडिशन रिएक्शंस। क्या कहेंगे इसको, एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। मैंने गलती से इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख दिया था, तो ये रिएक्शंस कौन से होंगे, एडिशन रिएक्शंस होंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऊपर लिखा हुआ था, ये असल में सारे रिएक्शंस कौन से हैं, दीज आर एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ। ठीक, ये तो आपके एडिशन रिएक्शंस थे। अब आते हैं नंबर थर्ड, कौन से रिएक्शंस हैं। ऊपर जो लिखा हुआ था सब्स्टिट्यूशन का वो टॉपिक था, अब हम उसी से शुरू करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं, ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रिएक्शन क्या होगा, किसी एटम को, किसी ग्रुप ऑफ एटम्स को आप क्या करेंगे, आप हटा देंगे। आप क्या करेंगे, हटा देंगे। देखें एक सिंपल रिएक्शन जा रहा है यूवी लाइट की मौजूदगी में, क्लोरीन का ही मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगी, वहां गलती से एडिशन लिखा हुआ था, तो वो तो आप कर लेंगे, उसको समझ जाएंगे। सॉरी फॉर एरर अगर आ जाता है तो बेटा। देखें यहां कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है जैसे एडिशन में था। अब यहां सारे कौन से सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहां क्लोरीन जो है इसका तो आपस में है ही सिग्मा बॉन्ड। तो अब ये क्या करेंगे, कोई एक एटम, यहां से कोई एक एटम, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, इसको हटा दिया और इसकी जगह क्लोरीन को रख दिया आपने। भाई यहां से हाइड्रोजन ने बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोजन सेपरेट हो गया, कार्बन के पास अनपेयर्ड अपना ही है। अब ये क्लोरीन यहां से क्या आता है, ये इसके साथ मिल जाता है, ये बना लेता है क्लोरोमीथेन। क्या बना लेता है, क्लोरोमीथेन। बाकी क्या बचा, हाइड्रोजन तो यहां से चला गया ना, यहां से उसकी जगह क्लोरीन आ गया। अब एक क्लोरीन यहां पर अभी भी पड़ा है, वो और ये हाइड्रोजन, ये मिलके क्या बना लेंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये हो जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, गैस बन जाएगी। अब देखें इसमें क्या हुआ है, वेरी सिंपल प्रोसेस बेटा, बहुत आसान सा प्रोसेस हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि यहां पर हाइड्रोजन को हटाकर आपने कौन सा आइटम रख दिया, क्लोरीन का। आगे ये जा सकता है, अभी भी देखें 3 और हाइड्रोजन हैं, ये आप चैप्टर नंबर 7 में फर्दर रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पर ये रिएक्शंस मौजूद हैं। फिर क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया, फिर एक और हाइड्रोजन, सारे हटा सकते हो। देखो इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगा, कंडीशन वही है, यूवी लाइट की मौजूदगी में कंडीशंस वही चल रही हैं। यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन और आ गया और इस तरह से हाइड्रोजन हट गया और वो जो हट गया वो दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ मिल गया, क्या बना दिया, फिर HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। तो आप देखें इन रिएक्शंस में एक एटम या ग्रुप को हटाकर उसकी जगह दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आपने रख दिया, तो इस रिएक्शन प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहेंगे। यानी दोज रिएक्शंस, ऐसे तमाम तर रिएक्शंस इन विच के जिनमें क्या करेंगे आप, एटम्स यानी एटम हो और ग्रुप्स या फिर क्या हो, ग्रुप्स हो, आर सब्स्टिट्यूटेड,
इनको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर एटम्स, दूसरे एटमों के लिए, आयंस के लिए और ग्रुप्स के लिए। याद रखिएगा, एक एटम, एक आयन, एक ग्रुप को हटा दें, उसकी जगह दूसरा एटम, दूसरा आयन, दूसरा ग्रुप रख दें, तो फिर ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाएंगे। चले इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसान सी, सिंपल सी। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं, पता चल जाएगा कि किस तरह है। आपने पोटेशियम आयोडाइड का कंपाउंड तो सुना होगा। ये आयोनिक कंपाउंड है, पोटेशियम माइनस में आयोडीन, सॉरी पोटेशियम प्लस में, आयोडीन माइनस में होता है। अगर इसमें क्लोरीन गैस मिलाएं तो क्या होगा? क्लोरीन यहाँ से आयोडीन से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो पोटेशियम तो वैसे ही प्लस का ही रहता है, लेकिन जो आयोडीन ने पोटेशियम से छीना था इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन ने ले लिया। तो इन्होंने मिलकर अब क्या बना दिया? पोटेशियम क्लोराइड। क्लोरीन ने वही ले लिया, पोटेशियम वाला, और आयोडीन अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। अब ये दो आयन होंगे पोटेशियम आयोडाइड के, जिनमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? चला गया, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन चला गया। अब सॉरी आयोडीन का, अब हर आयोडीन के पास कितने कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं? अपना एक एक है। ये अपना एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयोडीन के साथ पेयर करके क्या बना लेगा? ये बना लेगा I2, आयोडीन का मॉलिक्यूल। किसका मॉलिक्यूल? आयोडीन का। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, आयोडीन की जगह किसने ली? क्लोरीन ने। किसने जगह ले ली? क्लोरीन ने जगह ले ली। तो इस रिएक्शन, इसको आप रिएक्शन को कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आयोडीन हट गया, उसकी जगह कौन आ गया? क्लोरीन आ गया। एक और रिएक्शन इसी का, इसी से हम शुरू करते हैं। एक और है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है सल्फर को। सल्फर दो हाइड्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है जब इसने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाया था। क्या बनाया था? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाया था, तो इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे। अब हमने क्या किया? यहां क्लोरीन लिया। क्लोरीन के दो एटम थे, दोनों ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने सल्फर से ले लिया। तो आपको पता है हाइड्रोजन पर तो +1 है, क्लोरीन एक एटम कितने गेन कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन। किससे? सल्फर से, एक। तो ये माइनस में, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। सल्फर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दो क्लोरीन को दे देगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरीके से यहां क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आप खुद देख सकते हैं इन रिएक्शंस में क्या हुआ है। इन रिएक्शंस में हाइड्रो मतलब एक एटम को, किसी भी एटम को हटाया गया, उसकी जगह दूसरा एटम रखा गया। आपने नाम क्या दे दिया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जो मैंने पहले हेडिंग दी थी वो एडिशन की जगह गलती से आ गई थी, तो मैंने फिर उसकी क्लैरिफिकेशन कर दी। बहरहाल ये थे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, माना रिप्लेसमेंट हुई, एक एटम को हटाया, उसकी जगह दूसरा लाके रख दिया आपने। अब आते हैं लास्ट रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के बाकी लास्ट रिएक्शन जो इसका कौन सा है? इसको आमतौर पर ऑटो कहते हैं सेल्फ को, ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस ऑटो, खुद, सेल्फ, यानी अपने ही एटम इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर एक रिएक्शन की टाइप है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा उसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो इन रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं? ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। और ये कब होते हैं? क्लोरीन की बात कर रहे हैं, बाकियों का हम नहीं कर रहे। व्हेन क्लोरीन, याद रखें, जब आप क्लोरीन को इज
ट्रीटेड, इसको रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? विद वाटर। आपको पता है ना, वाटर की स्टरलाइजेशन के लिए क्लोरीन इस्तेमाल की जाती। विथ वाटर, वन ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एक एटम इनसाइड ए Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या करेगा? गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी अपने ही एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एंड अदर, और जो दूसरा है, लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा वही इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। ठीक है, और इसी वजह से एंड ड्यू टू सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी ड्यू टू सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है ना, तो इसलिए सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्लोरीन जो है क्लोरीन प्रोड्यूस करता है टू एसिड्स इनटू वाटर के अंदर दो एसिड्स बनाता है, i.e. कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड और हाइपोक्लोरस एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनाएगा और हाइपोक्लोरस एसिड भी बनाएगा। कैसे बनाएगा देखें, हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर दो आयंस होते हैं, अगर आयोनाइज हो तब प्रोटॉन एसिडिक आयन, OH हाइड्रोक्साइड बेसिक आयन। अब क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया इन्होंने, क्लोरीन अपना ही मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ कि इनका जो शेयर्ड पेयर था, एक ने लूज किया इलेक्ट्रॉन और दूसरे ने गेन। कोई भी कर सकता है, फर्स्ट या सेकंड, दोनों एक जैसे हैं। जो लूज करेगा प्लस में और जो गेन करेगा माइनस में, नेगेटिव आयन। देखिए दो आयंस बन गए, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन। और वाटर को इन आयंस ने क्या किया? आयोनाइज कर दिया, प्रोटॉन में और OH में। ठीक है, अब यहां से आप उठाएंगे प्रोटॉन और यहां से नेगेटिव क्लोराइड, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन, नेगेटिव क्लोरीन, ये मिले क्या बना दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी मैंने लिखा हुआ है। और दूसरा OH है और क्लोरीन है, क्लोरीन पर चार्ज कितनी है? प्लस की है, ये OH और ये Cl, OH ये प्लस और माइनस कैंसिल, इन्होंने क्या बना दिया? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बना दिया? हाइपोक्लोरस एसिड बना दिया। तो आप देख सकते हैं यहां खुद ही क्लोरीन का एक एटम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक जो लूज कर रहा है उसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन का, और जो गेन कर रहा है उसके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन का। जो लूज करेगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन, जो गेन करेगा उसके अंदर क्या होगी? रिडक्शन होगी। यही वजह है कि वाटर की स्टरलाइजेशन इन दो एसिड्स की वजह से होती है। ये दो एसिड्स हैं जो वाटर के अंदर बनते हैं, बहुत थोड़ी मिकदार में क्लोरीन ऐड की जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो ये फिर स्लाइट अमाउंट में बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये जर्म्स को, फंगस को, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी कहा जाता है। तो ये थे क्लोरीन के कुछ अहम रिएक्शंस जिनसे आमतौर पर क्लोरीन गुजरता है, अंडरगो करता है। ठीक है, अब आते हैं क्लोरीन के यूजेस की तरफ। क्लोरीन के इंपॉर्टेंट यूजेस क्या हैं, और इन इंपॉर्टेंट यूजेस में मैं आपको बुक से ही रीड करवाऊंगा। जो काम की चीज़ें हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप ले लें
और आप रीड करते जाएं कि हमने ये आपके पास पेज नंबर हैं 77। इसमें इम्पॉर्टेंस समझें, ये यूजेस की है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ, उससे थोड़ा सा ऊपर ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आपके पास बुक में लिखा हुआ है। अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। आप ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में देखें, क्लोरीन मैं रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को। क्लोरीन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। अभी आपको बताया जब पानी से रिएक्शन करती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है। इन दिस रिएक्शन क्लोरीन ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूसेस, अपने आप ही इलेक्ट्रॉन लूज करती है, अपने आप ही गेन करती है, ठीक है। हेंस इट इज नोन एज द सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है, मैंने आपको अच्छे तरीके से ये क्लियरिफाई कर दिया है कैसे ये बनते हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड है, नीचे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्यूशंस ऑफ क्लोरीन इन वाटर इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस सॉल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड यूजुअली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको थोड़ा पढ़ें, यानी जो क्लोरीन का वाटर सॉल्यूशन होता है, क्लोरीन वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा कौन सा प्रोसेस करती है, ऑक्सीडेशन का करती है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, यानी क्लोरीन, अगर आपसे पूछें क्लोरीन ने वाटर के साथ कौन सा रिएक्शन किया, आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। अपने आप अगर वो रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो अलग है, वाटर को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर वाटर भी कहा जाता है। ये क्या बना रहा है, हाइपोक्लोरस एसिड, और इसमें हाइपोक्लोरस एसिड जो बनेगा ये भी याद रखिएगा ये खुद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपसे कोई पूछे HOCl क्या है, आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दिस इज बिकॉज HOCl, यानी कि HOCl के अंदर क्या है, क्लोरीन हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर +1। ये थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बच्चे इस पॉइंट पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें हाइपोक्लोरस एसिड जो है इसमें क्लोरीन, बच्चे कहते हैं क्लोरीन तो नेगेटिव होता है, नहीं, जब यहाँ इसको आयोनाइज करोगे तो OH माइनस में ही ब्रेक होगा, ये ताकतवर होता है। हाइपोक्लोरस एसिड के अंदर क्लोरीन क्या है, ये ऑक्सीडाइज होती है, क्या होती है, ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है। अब क्लोरीन लूज कर चुके, OH ने वही गेन कर लिया है। तो अब देखें ये क्लोराइड जो है इस पर चार्ज कितनी आ गई, +1 आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का कितना है, +1। अब जहां भी आप क्लोरीन को किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आयंस आप उठाएंगे फौरन, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, गेन करेगा क्योंकि डेफिशिएंट है, तो ये गेन करेगा और ये किसी ना किसी क्लोरीन गैस में या कंपाउंड में चेंज होगा। बहरहाल ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, जहां ये ऑक्सीडाइज कर रहा है वजह ये हाइपोक्लोरस एसिड इस क्लोरीन की वजह से, याद रखें हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था किसकी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके अंदर मौजूद क्लोरीन की वजह से। किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, ये लूज करेगा। अब ये डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये ल्यूइस एसिड का काम करेगा किसी भी रिएक्शन में, किसमें कोई भी रिएक्शन करेगा तो ये ल्यूइस एसिड का काम करेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट जो है, यानी इसकी +1 है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू सेम रीजन। अब देखो, अब आ गई ना बात आपके लिए और क्लियर हो गई। हमसे अक्सर कहा जाता है कि क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है, क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन करता है। ब्लीचिंग एक्शन क्या है, कलर को फेड करता है। कैसे करता है ब्लीचिंग एक्शन, देखो
क्लोरीन जो है इस पर +1 चार्ज है। तो ये किसी भी एक्स एटम से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और खुद एक्स को प्लस में कर देगा, खुद माइनस में हो जाएगा। अब ये समझो इसके अंदर कौन सा अमल कर रहा है, ऑक्सीडेशन का। और ऑक्सीडेशन अगर इसकी होगी तो यही प्रोसेस, यही रिएक्शन इसका कौन सा होगा, इसको आप कहेंगे ब्लीचिंग एक्शन। क्या कहेंगे इसको, ब्लीचिंग एक्शन। तो ब्लीचिंग एक्शन क्लोरीन कैसे करता है, अगले को ऑक्सीडाइज करता है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन करता है। ये क्लोरीन का क्या है, ब्लीचिंग एक्शन है। और इसी वजह से क्लोरीन को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे ब्लीचिंग एजेंट। क्या कहेंगे, ब्लीचिंग एजेंट। तो कैसे ब्लीचिंग एक्शन करता है, ऑक्सीडाइज करके उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता है, ये ब्लीचिंग एक्शन कर लेता है। तो अब आपको ब्लीचिंग एक्शन का भी समझ में आ गया। उसके बाद जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरीन फॉर्म्स हाइपोक्लोरस एसिड विद वाटर विच देन ऑक्सीडाइज कलर्ड कंपाउंड्स टू कलरलेस। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब आप याद रखिएगा, ब्लीचिंग एक्शन क्या है, डिसअपीयरेंस ऑफ द कलर, यानी किसी भी कंपाउंड का कलर डिसअपीयर हो जाना, ये ब्लीचिंग एक्शन कहलाता है। आपसे कोई कहे कि ब्लीचिंग एक्शन क्या है, आप कहेंगे कलर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ का कलर फेड हो जाए, कलर ख़त्म हो जाए, तो फिर इस एक्शन को क्या कहोगे, ब्लीचिंग एक्शन कहोगे। अब आते हैं उसके बाद इम्पॉर्टेंस की तरफ। यूजेस जो मैं आपको बता रहा था, ये भी ज़रूरी था क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, आगे आपको ये बार बार डिस्कस करना पड़ सकता है, मैंने इसलिए लिया था। अब आप इसको इम्पॉर्टेंस ले लें या फिर इसके यूजेस आप कह लें, आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस और यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्लोरीन के मेन यूजेस क्या है, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे इसमें। देखें अब आपके पास वही पेज नंबर 77 यहाँ कह रहा है द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ क्लोरीन ऑन लार्ज स्केल मेक इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री। इसका इस्तेमाल, इसका ज़्यादा यूज़, ज़्यादा इसका फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होना, इसकी अहमियत बड़े पैमाने पर इसकी अहमियत को उजागर करता है। बहुत बड़ी मतलब इंडस्ट्री है जहाँ ये बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ होता है, इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद आगे ये कह रहा है कि ये हमारी मईशत यानी सनतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जस्ट लाइक क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म ग्रुप का ही है। ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है CHCl3। ये आमतौर पर एनेस्थीसिया के तौर पर क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी सेम इसी का ही ग्रुप का क्या है, मेंबर है और ये भी आमतौर पर सेम काम करता है जो क्लोरोफॉर्म करता है। आपने सुना होगा ये उसी क्लोरोफॉर्म ग्रुप का कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके बनाने के लिए आगे आप मीथेन के रिएक्शंस पढ़ रहे थे ना, सब्स्टिट्यूशन वाले, ये उन रिएक्शंस में बनता है। चैप्टर नंबर 7 में आप इनको पढ़ सकते हैं, ये मौजूद हैं। उसके बाद आगे ये कह रहा है कि विच आर दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड एंड विच इज़ यूज इन द प्लास्टिक ऑफ PVC। ये पहले विनाइल क्लोराइड बनाता है और फिर विनाइल क्लोराइड जो है वो खुद इस्तेमाल होता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में। विनाइल क्या है मैं आपको भी यहाँ पे बताता हूँ कि विनाइल असल में आप कहते हैं जब इथीन में से एक हाइड्रोजन आप क्या करें, हटा दें, 1 हाइड्रोजन आप रिमूव कर दें तो ये विनाइल कहलाता है। अब इसकी जगह आपने क्या रख दिया, क्लोरीन, तो ये बन गया विनाइल क्लोराइड। क्या बन गया, विनाइल क्लोराइड। अब इसके बहुत सारे N मॉलिक्यूल्स आपने उठाए, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, हीट करेंगे इसको और एक्सट्रीम प्रेशर पे, तो फिर यहाँ ये विनाइल क्लोराइड के पाई बॉन्ड टूटने से एक एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयर्ड हो जाता है।
क्या हो जाता है, अनपेयर्ड। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फिर आपस में पेयर होते जाते हैं, पेयर होते जाते हैं। अब इनकी पेयरिंग चलती जाती है, n मॉलिक्यूल। इसको आप प्लास्टिक को क्या कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PVC। क्या कहते हैं इसको। अब आखिरी यूज़ क्लोरीन का क्या है, ये एक केमिकल कंपाउंड होता है, इसको आप कहते हैं DDT। ये पेस्टिसाइड होता है, कीड़े मकोड़े ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, फसलों पे इसका स्प्रे करते हैं। ये असल में क्या है, ये 2,2 डाइक्लोरोफिनाइल, ये 2 क्लोरोफिनाइल के ग्रुप हैं, फिर 1 पे 3 क्लोरीन आ जाते हैं, तो इसको 1,1 ट्राइक्लोरोईथेन कहा जाता है, DDT है। टिपिकल क्या है, ये टिपिकल पेस्टिसाइड है। क्या है ये, पेस्टिसाइड। पेस्ट कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, उनको साइड किलर, ठीक है, पेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका इम्पॉर्टेंट मतलब केमिकल कंपाउंड काउंट किया जाता है। बाकी आपको इतना तो पता ही है कि ये आमतौर पर क्लोरीन गैस ब्लीचिंग एजेंट भी है। हाइपोक्लोरस एसिड इसका ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, आपको बताया हुआ है उसके बारे में। फिर ये कॉटन के मतलब उसके कलर को वुड पल्प बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लकड़ियाँ वगैरह जो होती हैं इनके गोदे से ग्लूज़ बनाई जाती हैं, उसमें इनको डिज़ोल्व करते हैं, वुड पल्प बनती है जिससे प्लाईवुड वगैरह बनाए जाते हैं। उसके अलावा स्टरलाइजेशन ऑफ डिस मतलब स्टरलाइजेशन भी आपको बताया था, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पानी में से जरासीम को ख़त्म करता है। उसके बाद डिसइंफेक्टिंग ड्रेनेज, यानी हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह हैं, तो इसमें अगर क्लोरीन मिला दें, फ़र्श पे हमारा आपने सुना होगा फ़र्श को साफ़ करना है, वॉशरूम्स को साफ़ करना है, जरासीम से पाक करना है, तो क्लोरीन के सॉल्यूशंस यूज़ किए जाते हैं। तो ये डिसइंफेक्टेंट ड्रेनेज यानी हमारा ड्रेन सिस्टम जो होता है घरों में, उसको पानी का उसको जरासीम से पाक रखने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द लेयर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर ब्रोमीन या आयोडीन है, तो ये एक टेस्ट होता है जो जिसमें क्लोरीन यूज़ होती है, आइडेंटिफाई करती है कि उसके अंदर आयोडीन है या ब्रोमीन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़े, उस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। तो ये था बच्चों आज आपका टॉपिक, और आपका चैप्टर नंबर 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।